दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में रहेगा। दोस्तों ये एक शानदार बिजनेस कंपनी है और बहुत ही काफ़ी बेहतर है अगर आप जो है निवेशक के नज़रिए से इस कंपनी को चूज़ करेंगे तो। दोस्तों अगर आप इस कंपनी पे निवेश करना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। कंपनी करता क्या है, कंपनी का व्यवसाय किस प्रकार से चल रहा है, कंपनी का जो है और सब्सिडरी है, वो सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा और कंपनी के पूरा डिटेल में आज हम जो है अध्ययन करेंगे और इसके फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, वो सारी चीज़ों को हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा जो बताया गया जानकारी है वो क्लियरली अच्छे से समझ आ सके, उसका लाभ आप जो है ले सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो है इस प्रकार का बेहतरीन जानकारी आपको जो है भविष्य में मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की बात करूं तो यह कंपनी जो है वो 4 दशक पुराने जो बीएलएस समूह है उसका हिस्सा है, जिसकी वैश्विक उपस्थिति और सेवाओं में जो है इसका विविधपूर्ण रेंज है। दोस्तों यह वीजा आवेदन और आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ी वैश्विक कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये एक काफ़ी शानदार कंपनी है। विश्व मतलब यह भारत में भी व्यापार करता है और बाहर में भी जो है व्यापार करने का काम करता है। तो इसका अगर मैं व्यावसायिक क्षेत्र की बात करूँ तो सबसे पहला इनका व्यावसायिक क्षेत्र है वीजा और काउंसलर सेवाएं। दोस्तों ये वीजा और काउंसलर सेवाएं होता क्या है, तो कंपनी वैश्विक स्तर पर सरकार से नागरिक यानी कि जू जी टू सी, जिसको गवर्नमेंट टू सिटीजन बोला जाता है, ऐसी सेवा प्रदान करने का काम करने वाली यह जो है सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका जो है 66 से अधिक देशों में नेटवर्क है और वैश्विक कार्यालय 46 से अधिक सरकारी ग्राहकों के साथ जो है काम करता है। इनकी सेवा पेशकश की अगर मैं बात करूं, मतलब कंपनी कौन-कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यह आउटसोर्सिंग वीजा प्रसंस्करण और दस्तावेजों का सत्यापन, बायोमेट्रिक, ई-वीजा फोटोकॉपी, कुरियर और इंटरनेशनल सुविधाएँ, बीमा हो गया और उसके अलावा जो ट्रांसलेशन सेवाएँ हैं, ट्रांसलेशन सर्विसेज़ हैं, वो भी प्रोवाइड करने का काम करता है। पासपोर्ट का जो रिन्यूअल यानी कि पासपोर्ट नवीनीकरण, यात्रा दस्तावेज़ों का प्रमाणीकरण, ये सारे काम जो है इस पर शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर सन 2025 का क्वार्टर 1 तक अगर मैं बात करूँ, तो 36 करोड़ से अधिक वीज़ा आवेदनों को यह संशोधित कर चुका है। इसके बाद इनका जो दूसरा जो सर्विसेज है वो डिजिटल सर्विस है, यानी कि डिजिटल सेवाएं। अगर मैं इसकी बात करूं तो कंपनी अपने तकनीकी सक्षम और एकीकृत सेवा मॉडल के माध्यम से भारत में जमीनी स्तर पर G2C, B2C और B2B श्रेणियों में डिजिटल और भौतिक उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का काम करते हैं। यह बिजनेस कॉरस्पेंडिंग सेवाओं यानी कि ई गवर्नेंस सेवाओं और सहायक ई सेवाओं का एक अग्रणी प्रदाता है। दोस्तों इनके सर्विसेज की मैं बात करूं तो यह बैंक खाता खोलना हो गया और ग्राहक का नामांकन हो गया, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को जारी करना, पैन कार्ड और आधार कार्ड का पंजीकरण करना, 700 से अधिक नागरिक सेवाएं केंद्र हैं इनके पास और पीसीओ सेवाएं प्रदान करना। कि अब मैं ग्राहक की अगर मैं बात करूं, इनके पास कस्टमर कौन कौन से हैं, तो इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब इनके ग्राहक के रूप में काम करता है। इसके पास भारत में 52 जिलों में 26,000 से अधिक केंद्रों में फैले 27,000 से अधिक व्यापार संवाददाताओं, 1,10,000 टच पॉइंट और 1,000 से अधिक ई स्टोर का नेटवर्क है। तो काफ़ी शानदार और डाइवर्सिफाइड इसका जो है बिजनेस है। अगर मैं इसके भौगोलिक विभाजन यानी कि वैश्विक अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ इसका, तो मिडिल ईस्ट से 39% की रेवेन्यू जनरेट करता है, उत्तरी अमेरिका से लगभग 26% का रेवेन्यू जनरेट करता है, भारत से लगभग 23% का रेवेन्यू जनरेट करता है और यूरोप से लगभग 6% का, अफ्रीका से लगभग 3% का और एशिया प्रशांत से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3% का रेवेन्यू यहाँ से भी जनरेट करता है। अब इस कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन भी किया है। इसके लिए कुछ कंपनियों को अधिग्रहण किया है। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 24 जुलाई सन 2024 में कंपनी ने टर्की स्थित वीजा और काउंसलर सेवा प्रदाता आई डाटा में 720 करोड़ रुपए में 100% की हिस्सेदारी को हासिल किया है।
इसके अलावा में जून 2024 में मैं बात करूं तो कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी ऋण वितरक और प्रसंस्करण कंपनियों में से एक आदि फिडलेसिस का कंपनी है, आदि फिडेलिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 55% की हिस्सेदारी को हासिल किया है। इसमें इन्होंने 190 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने WOS यानी कि BLS इंटरनेशनल FZE के माध्यम से अक्टूबर सन 2024 में 260 करोड़ रुपए में सिटीजनशिप इन्वेस्ट DMCC UAE के 100% इक्विटी का भी जो है अधिग्रहण कर लिया है। तो यह एक दुबई स्थित सलाहकार फर्म है जो कि 15 से अधिक देशों में निवास और नागरिकता प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक निवेशक कार्यक्रमों की विशेषज्ञता रखता है। तो यह भी इसके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ है कंपनी को अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करने के लिए। इससे इनका जो है दुबई में इनका जो है बिजनेस और अच्छे तरीके से फैलेगा। इसके अलावा इनके मैं कुछ सहायक कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी के जो कुछ इनके सहायक कंपनी है, फरवरी सन 2024 में कंपनी की सहायक कंपनी BLS ई सर्विसेज लिमिटेड 300 करोड़ रुपए का IPO लाया और BSE और NSE पर इनको इनकी इक्विटी शेयर को सूचीबद्ध किया गया। IPO से प्राप्त जो शुद्ध आय का उपयोग इसके प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मौजूदा प्लेटफॉर्म को मजबूत करने और BLS स्टोर की स्थापना और अकार्बनिक अवसरों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो भी IPO इन्होंने अपने सब्सिडरी कंपनी का, एक तो अपना खुद लिस्टेड है और अपना सब्सिडरी कंपनी का भी जो कंपनी ने IPO लिया है। इनके फोकस कहाँ पर है, इस पर अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी पारंपरिक वीजा प्रोसेसिंग से परे उसके अलावा जो है डिजिटल स्पेस में अपनी सेवाओं में विविधता लाने के अवसर को तलाश रही है। साथ ही नए बाजार में भी प्रवेश कर रही है जहां वीजा आउटसोर्सिंग सेवाओं की मांग बढ़ रही है और या फिर जो है अप्रयुक्त है जिसको यह प्रयुक्त कराने का काम करेगा। वित्त वर्ष सन 2025 में कंपनी बिजनेस फैसिलिटेटर और डोर स्टेप बैंकिंग और बिजनेस एसोसिएट गतिविधियों में अपनी पहल का विस्तार करने की योजना बना रही है, जो मौजूदा बैंक संसाधनों के माध्यम से एजेंटों को जोड़ने और अतिरिक्त बैंक के साथ नई साझेदारी बनाने पर अपना ध्यान जो है मुख्य रूप से केंद्रित कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल बताया। अब हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अब दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जानने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी का अभी जो वैल्यूएशन है किस प्रकार से है, इसका जो फंडामेंटल्स है किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी आपको 20,206 करोड़ रुपए का मार्केट कैप नजर आया, मतलब लगभग आपको जो है ये मिड कैप रेंज की कंपनी है। और इसके अलावा जो है कंपनी का भी जो शेयर प्राइस है, करंट शेयर प्राइस 490 रुपए है। 52 वीक हाई की बात करें तो 496 रुपए, 52 वीक लो की बात करें तो 263 रुपए इनका जो है 52 वीक लो है। मतलब अभी कंपनी का शेयर 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं दोस्त कि अभी मार्केट जिस प्रकार से गिर रहा है तो सभी शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स आपको 52 वीक लो पे चला गया है और यह शेयर अभी भी आपको 52 वीक हाई पे नजर आ रहा है। तो काफी बेहतरीन चीज है। आप कंपनी का जो शेयर्स है उसका मजबूती आप देख रहे हैं कि आगे चल के आपको कितना जो है रिटर्न दे सकता है। स्टॉक की पी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अभी जो 48 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात करूं तो 34 रुपए का बुक वैल्यू है। इसके अलावा कंपनी का आरओई और आरओसी पर आप नजर डालेंगे तो 31% का इनका आरओसी है और 31% का इनका आरओई है। तो काफी मजबूत आरओई और आरओसी है। अभी फेस वैल्यू 1 का है। पीईजी रेशो के हिसाब से आपको थोड़ा सा महंगा नजर आएगा। 1.46 इनका जो है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी शानदार है, 25% की इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी का जो पी जैसे कि मैं बता रहा था 48 का है, जो कि इनके इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 43 का इंडस्ट्री पी है, जो कि बिजनेस इसका काफी अच्छा है। आरओई और आरओसी आप देख सकते हैं काफी मजबूत है। तो डेफिनेटली कंपनी आपको हाई पी पर ही हमेशा मिलेगा। ज्यादा कम पी पर आप सोचेंगे तो यह कंपनी मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलने वाला। कंपनी पे कर्जे की बात करें तो 379 करोड़ रुपए का कर्जा है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 1387 करोड़ रुपए का रिजर्व है। मतलब कंपनी डेट फ्री होने के साथ साथ कैश रिच भी है। अगर इनके हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में कंपनी ने 84% का प्रॉफिट ग्रोथ किया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 51.9 यानी कि 52% के आसपास इन्होंने अपने सेल्स पर ग्रोथ किया है। तो यह भी काफी शानदार है। डेप्ट इक्विटी रेशो जैसे कि मैंने बताया लगभग डेट फ्री है।
तो 0.27 का इनका जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी शानदार है, 54.7 का इनका जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। अब दोस्तों हम इनके प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में चले जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी किस प्रकार से अपने साल दर साल परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए हम जो है 4-5 साल का ही रिकॉर्ड देख लेते हैं। अब शुरू से भी देखेंगे आप तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं फिर भी। 2015 से अगर आप देखेंगे कंपनी 450, 505, 635, 789, 804, फिर 789, उसके बाद सन 2021 में थोड़ा-सा डाउन हुआ था। शायद ये कोरोना के पहले की सीज़न है। उसके बाद फिर से जो है चलिए बात करते हैं आगे, तो फिर से इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से कमबैक किया है। तो सन 2021 से ही देखते हैं, बाकी का छोड़ कर के 4-5 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसमें ही हमको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम 5 साल का ही देखें, ये 2021 से ही देख लेते हैं चलिए। 2020 से अभी तक का देख लेते हैं। 2020 में आप देखेंगे तो 786 करोड़ रुपए का सेल किया था। 2021 में थोड़ा-सा गिरा था 478 करोड़ रुपए का। सो 2022 में 850 करोड़, फिर 23 में शानदार तरीके से बढ़ा 1516 करोड़ रुपए। 2024 में 1670 करोड़ रुपए और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 1873 करोड़ रुपए का इनका सेल्स हो चुका है। तो काफ़ी शानदार जो है ग्रोथ है कंपनी के बिज़नेस में। इसके साथ-साथ इसके प्रॉफिट मार्जिन में देखिए काफ़ी बेहतरीन इनका ग्रोथ आपको नज़र आएगा। पहले 6-7% का तो जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि अभी 25% तक बढ़ गया है। तो ये काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आप जो है बोल सकते हैं। इसके अलावा अब कंपनी के हम जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने 439 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि सन 2024 की फाइनेंशियल ईयर में 326 करोड़ था, 23 की फाइनेंशियल ईयर में 204 करोड़ था और 22 की फाइनेंशियल ईयर में 111 करोड़ रुपए था और अगर हम 21 की फाइनेंशियल ईयर देखें तो 50 करोड़ था। तो दोस्त 1, 2, 3, 4 अभी 5 साल में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लगातार जो है ग्रोथ दर्ज किया है। किसी भी साल में आपको जो है पिछले साल के मुकाबले कम नज़र नहीं आ रहा है और डेफ़िनेटली इस साल ट्रेलिंग 12 मंथ में ही आपको 439 करोड़ रुपए नज़र आ रहा है इनका जो नेट प्रॉफिट। तो आने वाले समय में और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। चूँकि कंपनी का जो है बिज़नेस काफ़ी जो है डाइवर्सिफ़ाइड है और कंपनी ने बहुत सारे बिज़नेस को एक्वायर भी करने का जो है प्रयास किया और काफ़ी सारे जो है एक्विजिशन लगातार कंपनी कर रहा है। तो डेफ़िनेटली आने वाले समय पे आपको इसके शेयर प्राइस में और भी बेहतरीन तरीके से उछाल देखने को मिल सकता है, कंपनी आपको ग्रो करते हुए नज़र आ सकता है। चूँकि दोस्त लोगों का जो है देश-विदेश जाने में रुचि बढ़ रहा है तो डेफ़िनेटली जो है इनका जो बिज़नेस है और डाइवर्स और जो है बढ़ेगा क्योंकि मुख्य रूप से यह कंपनी जो है वही काम करता है और ये एक लीडिंग कंपनी है और बता दूँ बीएलएस इंटरनेशनल एक मोनोपोली कंपनी है, इसका कॉम्पिटिशन में कोई जो है कंपनी नहीं है। तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। आप अगर आप जो है एक निवेशक के नज़रिए से सोचना चाहते हैं तो ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी लिए होगा, आपके लिए साबित हो सकता है आने वाले समय पे। फ़िलहाल किसी भी प्रकार का जो है यह बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं किसी प्रकार का जो है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। चलिए इसके हम थोड़ा एक पॉइंट और देखते हैं इसके इन्वेस्टर सेगमेंट पे। इन्वेस्टर सेगमेंट में जा करके हम जो है इनके होल्डिंग्स पर नज़र डाल लेते हैं, तो प्रमोटर के पास अभी 70.38% प्रतिशत का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी मजबूत होल्डिंग है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा-सा कम ज़रूर किए हैं, 71.52 से 70.38 किया है, लेकिन इस जो सेल किया हुआ है प्रमोटर का, उसको एफआईएस ने एक्वायर कर लिया है। एफआईएस का जो होल्डिंग था 7.40% था, उसको अभी एफआईएस ने अपना होल्डिंग 8.969 लगभग 9% कर ली है, तो यह काफ़ी अच्छी बात है और इसके अलावा आप जो है डीआईएस का होल्डिंग देखेंगे तो लगातार डीआईएस का होल्डिंग आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। 0.5, 0.07, 0.89, फिर 1.05, 1.35 और 1.71। तो लगातार जो है एफआईएस का भी होल्डिंग बढ़ रहा है, डीआईएस का भी होल्डिंग बढ़ रहा है। वहीं आप जो पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे, तो पब्लिक का होल्डिंग आपको यहाँ पर जो है कुछ क्वार्टर्स में अभी कम होता हुआ नज़र आया है। तो दोस्त यह काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कंपनी मजबूत है, कंपनी का बिज़नेस मजबूत है और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो भी काफ़ी मजबूत है। तो चलिए, मेरे ख्याल से जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यार तक शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। हाँ, और जाते-जाते आपको मैं बता दूँ कि मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरे जो जितना भी जानकारी बताया गया उसको एक एजुकेशनल पर्पज़ से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको शेयर में बाय सेल किसी प्रकार से करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए या फिर खुद का
आप जो अध्ययन करिए, उसके बाद जो है कोई भी निर्णय तक पहुँचिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। अपने पोर्टफोलियो का और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।